हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट एट अ टाइम। तो आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो एक बेहद लैंडमार्क केस है, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस आया था 1950 में और इसमें सबसे पहली बार कोर्ट ने हमारे जो मेन आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 19, 21 और 22, इन तीनों से डील किया था। इसमें कोर्ट ने काफ़ी ही रिस्ट्रिक्टिव व्यू लिया था और ये व्यू इस केस के बाद कम से कम 30 साल तक चला और उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उसे ओवर रूल किया गया। लेकिन तब भी अगर कोई इंसान फंडामेंटल राइट्स और उसके ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझना चाहता है तो उस नज़रिए से ये केस बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इस केस का डिसेंटिंग वर्डिक्ट जो कि जस्टिस फजल अली ने दिया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में वो एक एग्जाम्पल है पर्सनल लिबर्टी और लिबरलाइज्ड व्यू पॉइंट फॉर द फंडामेंटल राइट्स का। तो इस केस में हमारे पिटिशनर थे मिस्टर ए के गोपालन। ये एक इंडियन कम्युनिस्ट लीडर थे और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पार्ट थे। अब इन्हें 1947 दिसंबर से ही मद्रास की जेल में डिटेन कर दिया गया था। सबसे पहले तो इन्हें ऑर्डिनरी क्रिमिनल लॉ के अंदर ही इम्प्रिजन किया गया था, पर बाद में जो ये सेंटेंसेस थे इनको सेट असाइड कर दिया गया था। अब इसके पहले कि इस सेंटेंसेस के सेट असाइड होने पे इनको वहाँ से हटाया जा सकता, उसके पहले ही मद्रास स्टेट गवर्नमेंट ने इनको एक और ऑर्डर पास कर दिया। अब उस ऑर्डर को इन्होंने पास किया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत। इसके तहत यही था कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी इंसान बाद में कोई ऐसी हरकत कर सकता है कि उसको डिटेन करना पड़े, तो उनको प्रिवेंटिव तरीके से पहले ही डिटेन किया जा सकता है। तो अब इस एक्ट के थ्रू वापस से इनको डिटेन कर लिया गया। तो अब मिस्टर ए के गोपालन ने इसी के खिलाफ केस किया। उन्होंने कहा कि जो ये बार बार डिटेन किया जा रहा है मुझे, वो मेरे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। ना तो मैं मूव कर रहा पा रहा हूँ, ना ही मेरी कोई पर्सनल लिबर्टी है, ना ही कोई लाइफ है, और इस वजह से आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22, मेरे तीनों आर्टिकल का खनन हो रहा है। आर्टिकल 19 इसलिए क्योंकि उनका राइट ऑफ फ्री स्पीच भी कर्टेल हो रहा है और राइट टू मूवमेंट भी कर्टेल हो रहा है। आर्टिकल 21 इसलिए क्योंकि उनकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर कर्टेलमेंट हो रहा है। और आर्टिकल 22 इसलिए क्योंकि आर्टिकल 22 के अंदर ही डिटेंशन के लॉज ले डाउन किए गए थे। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो पूरा का पूरा प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 का, ये ट्रांसग्रेस कर रहा है और वॉयलेट कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, एंड देयरफॉर आर्टिकल 13 की वर्च्यू से ये अलाउड ही नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। तो पिटिशनर का सबसे पहला आर्ग्यूमेंट था कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 का, ये आर्टिकल 19 के खिलाफ है और उसमें भी स्पेसिफिकली स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रिसाइड एंड मूव इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड टू कैरी ऑन एनी ट्रेड एंड बिजनेस। अब क्योंकि इन तीनों का वॉयलेशन हो रहा है, तो इस वजह से जो ये एक्ट है ये सही नहीं है। इनका दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट के साथ साथ एक पर्सनल लिबर्टी भी कंफर्म करता है और ये पर्सनल लिबर्टी भी पिटिशनर से छीनी जा रही है। अब आर्टिकल 19 पर्सनल लिबर्टी कैसे देता है, इसके लिए इनका ये आर्ग्यूमेंट था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और आर्टिकल 21 को साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ये बताता है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए और ये एक सब्सटैंटिव राइट है। पर इसका जो प्रोसीजर आता है वो आता है आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि वो बताता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इन्होंने ये कहा कि इन दोनों जो राइट्स हैं इनको एक साथ ही पढ़ना जाना चाहिए, और अगर इसमें किसी भी एक का राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो मतलब उनका फंडामेंटल राइट्स पूरा ही वॉयलेट हो रहा है। अब इस पॉइंट पे आर्टिकल 21 की वर्डिंग्स को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आर्टिकल 21 ये बोलता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होगा, वही डिटरमाइन करेगा कि किस तरीके से लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर कर्टेलमेंट लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे पिटिशनर्स ने ये आर्ग्यू किया कि जो ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, ये कुछ और नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये वही मतलब है। अब यहाँ पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब ये होता है कि जो भी लॉ में लिखा हुआ है हम उसको उसी तरीके से अप्लाई करेंगे विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा लॉ कह रहा है उसको हम उस पर्टिकुलर फैक्ट सिचुएशन में देखेंगे और उसी हिसाब से अप्लाई करेंगे जिस हिसाब से हमारी वो फैक्ट सिचुएशन बताएगी। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि रोज मैं आपको कुछ कपड़े दूंगी जो आपको छत पे जाके सुखाने हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए किसी दिन बारिश हो रही है, तो क्या आप जाके उन कपड़ों को छत पे सुखाएंगे? नहीं सुखाएंगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि अरे ऊपर तो बारिश हो रही है, कपड़ों को सुखाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। लेकिन अगर हम प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के हिसाब से जाएंगे, तो आपको वो कपड़े रोज छत पे जाके डालने ही पड़ेंगे, फिर चाहे बरसात हो रही हो, चाहे आंधी तूफान आ रहा हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपका लॉ ये कह रहा है कि आपको वो कपड़े रोज छत पे ले जाने हैं और तार पे डालने हैं। पर उसी में अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ले आएंगे, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये बोलता है कि हम अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखेंगे कि अच्छा ठीक है, आज बारिश हो रही है तो आज कपड़ों को छत पे नहीं ले जाया जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अपने लॉज पे अप्लाई करते हैं, तो जब भी आता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, तो अब इसमें ऑफ कोर्स हमारा जो लेजिस्लेचर होता है वो एक ऊपर की प्रायोरिटी पे पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा लेजिस्लेचर लॉ बना रहा होगा उसको उसी हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा। कोर्ट उसमें कुछ भी अपने हिसाब से फैक्ट सिचुएशन के हिसाब से डाइग्रेस नहीं कर सकता। पर जब हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे जाएंगे, तो इसमें जो कोर्ट होता है वो सुप्रीम हो जाता है, क्योंकि कोर्ट देख सकता है कि अच्छा ठीक है, कौन सा लॉ कहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, कौन से फैक्ट सिचुएशन में कौन सा लॉ का वायलेशन हो रहा है, और वो उस हिसाब से रूल कर सकता है। तो यहाँ पर यही पॉइंट आया कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस की तरह इंटरप्रेट करना है, या जैसा वो लिखा हुआ है वैसा ही रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन लेना है। तो हमारे पिटिशनर्स ने यही आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएस से आया था और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जापान से आया था। तो अब इसी पॉइंट के थ्रू चलते हैं हमारे रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट पे। तो रिस्पोंडेंट्स ने सबसे पहले यही आर्ग्यू किया कि यहाँ पर जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ बताया जा रहा है, उसका मतलब यही है कि लॉ जैसा है उसको वैसा ही लगाया जाएगा, मतलब जो जापान से हमने लिया था उसको वैसे ही इंटरप्रेट करना है। तो इनका पहला आर्ग्यूमेंट यही था। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये था कि 19 और 21 को रीड नहीं किया जा सकता है साथ में, क्योंकि वो दोनों अलग अलग ही खुद में फंडामेंटल राइट हैं। जो भी आर्टिकल 19 में दिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा सेपरेट पॉइंट ऑफ व्यू से है आर्टिकल 21 के पॉइंट ऑफ व्यू में। इसके साथ साथ रिस्पोंडेंट्स ने पहले आर्गुमेंट के फेवर में ये भी बोला कि अगर ड्राफ्टिंग कमेटी चाहती कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस की तरह इंटरप्रेट करना है, तो वो उन वर्डिंग्स की जगह डायरेक्टली ड्यू प्रोसेस ही लिख देती। द वेरी फैक्ट कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने वहाँ पर प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, तो हमें उसको सिमिलरली ही इंटरप्रेट करना चाहिए। तो कोर्ट के सामने मेन दो इश्यूज ही थे कि पहला ये जो ये डिटेंशन एक्ट ऑफ मद्रास स्टेट पास हुआ था, ये आर्टिकल 19 और 21 को वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और दूसरा यही कि जो ये डिटेंशन एक्ट था ये आर्टिकल 22 के प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में है या नहीं है। तो पहले पॉइंट पे कोर्ट ने ये बोला कि जो हमारा प्यूनेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ये आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एम्बिट के बाहर होता है। यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 19 के अंदर दो तरीके के लोग आ सकते हैं, एक वो जो सिटीजन्स जो कि फ्री हैं, और दूसरा वो सिटीजन जिनका जो फ्रीडम है वो रिस्ट्रेन्ड बाय लॉ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके फ्रीडम के ऊपर हम रिस्ट्रेंट्स लगाएंगे। वो रिस्ट्रेंट्स हम कैसे लगाएंगे? लॉ के थ्रू लगाएंगे। तो जिन लोगों को हम प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन देते हैं उनके फ्रीडम के ऊपर एक रिस्ट्रेंट लग जाता है, और क्योंकि एक रिस्ट्रेंट लग जाता है देयरफॉर वो आर्टिकल 19 के एम्बिट के बाहर हो जाते हैं। अब जब वो आर्टिकल 19 के एम्बिट के बाहर ही हैं, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में आर्टिकल 19 क्लॉज 1A वॉयलेट हो रहा है या E वॉयलेट हो रहा है या G वॉयलेट हो रहा है, उसका पॉइंट ही नहीं आता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन अराइज ही नहीं हो सकते, क्योंकि आर्टिकल 19 कभी भी उन लोगों पे अप्लाई ही नहीं होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट देके कोर्ट ने ये बोला कि A.K. गोपालन के आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स थे वो वॉयलेट इसलिए हुए ही नहीं क्योंकि उनको कभी ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड ही नहीं हुए थे। अब आर्टिकल 21 के पॉइंट पे कोर्ट ने ये बोला कि आर्टिकल 21 खुद बताता है कि लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल किया जा सकता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत। यहाँ पर कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट से अग्री करते हुए बोला कि अगर जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो चाहती कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरह रीड किया जाना चाहिए, तो वो खुद वहाँ पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिख देते। द वेरी फैक्ट कि उन्होंने वो चीज़ नहीं लिखी है, मतलब कि हमें इसे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ की तरह ही देखना चाहिए। और क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 एक लॉ के तहत ही बना है, देयरफॉर वो हमारे आर्टिकल 21 को कर्टेल कर सकता है। इसके साथ साथ ही कोर्ट ने एक और चीज़ पे बात करी, वो थी कि आर्टिकल 21 के अंदर जो लॉ शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या उसके अंदर नेचुरल जस्टिस के लॉज का भी इंक्लूजन है या नहीं है।
तो इस पे कोर्ट ने यही बोला कि आर्टिकल 21 में जो लॉ शब्द का प्रयोग हुआ है वो लॉ वही है जो लेजिस्लेचर बनाता है। यहाँ पर हम नेचुरल जस्टिस के रूल्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इसके अंदर नेचुरल जस्टिस के रूल्स भी इंक्लूड करने लग जाएंगे तो एक बहुत ही ज़्यादा वेग स्टैंडर्ड बन जाएगा। हमें समझ में ही नहीं आएगा कि कब जो लेजिस्लेचर के लॉज हैं उनको अप्लाई करना चाहिए और कब नेचुरल जस्टिस के प्रोसीजर को अप्लाई करना चाहिए। ओवरऑल कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो नेचुरल जस्टिस के लॉज को रिकॉग्नाइज करता है। और क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफिकली लिख रखा है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ होगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं होगा, मतलब कि नेचुरल जस्टिस के भी रूल्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करना है। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी बोला कि जो पिटिशनर्स ने बात करी थी कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को साथ में पढ़ना चाहिए, वो एकदम ही गलत है। ये दोनों फंडामेंटल राइट्स सेपरेट हैं और इंडिपेंडेंट हैं। कहीं पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इन दोनों को साथ में रीड करना चाहिए या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं गई है तो हमें सिर्फ जो हमारा जो प्रोसीजर बताया जा रहा है उसी प्रोसीजर पर चलना चाहिए और खुद कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए। अब जो दूसरा इशू था कि जो ये स्टेट डिटेंशन एक्ट था 1950 का, ये आर्टिकल 22 के अकॉर्डेंस में है या नहीं है, तो इस पे कोर्ट ने यही बोला कि ये एकदम ही अकॉर्डेंस में है और ये पर्टिकुलर जो डिटेंशन एक्ट है ये वैलिड है। कोर्ट ने कहा कि जो डिस्क्रिशनरी पावर एग्जीक्यूटिव को प्रोवाइड की गई है वो वैलिड और जस्टिफाइड है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हक और ये राइट देता है हर एक एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट को कि वो इस तरीके का डिटेंशन एक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि इस पर्टिकुलर डिटेंशन एक्ट का सेक्शन 14 ये बोलता है कि जो भी ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन होंगे उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इस पे कोर्ट ने कहा कि ये पर्टिकुलर जो सेक्शन है ये वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अल्ट्रा वायरस। उन्होंने कहा कि ये डिक्लेरेशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस ग्राउंड पे डिटेन किया जा रहा है। इस सेक्शन के अलावा कोर्ट ने पूरे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को वैलिड करार किया। तो अब इस जजमेंट में जो पूरी जज बेंच थी वो 6 लोगों की थी और इसमें 4:2 के रेशियो से जजमेंट आया था। तो अब जो डिसेंटिंग ओपिनियन था वो हमारे जस्टिस फजल अली ने ऑथर किया था और जो 2 डिसेंटिंग जजेस थे वो थे जस्टिस फजल अली और जस्टिस महाजन। अब जो सबसे पहली बात इन्होंने बोली वो यही थी कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है आर्टिकल 21 में उसको लिबरली इंटरप्रेट करना चाहिए। हमें कभी भी उसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में नहीं लेना चाहिए। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था आप उसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर आप बारिश में भी जाके कपड़े सुखाएंगे तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो वही लॉजिक यहाँ पर जस्टिस फजल अली देते हुए बोले कि हमारे जो भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है उसको स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 19 को आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 के साथ पढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि सारे फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनके नज़रिए से पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि हम कभी भी लिबर्टी और फ्रीडम को अलग कर ही नहीं सकते हैं। वो दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड है एंड देयरफॉर उन्होंने कहा कि इनको साथ में ही पढ़ा जाना चाहिए बिकॉज दे आर कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। अब यही पर्टिकुलर डिसेंटिंग ओपिनियन बाद में जाके 3 अलग अलग केसेस में डिस्कस होता है। आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला और मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन सारे केस लॉज पे मैं बाद में एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। तो अब इसके साथ ही हमारा ये केस खत्म होता है। हाँ, अगर हम इस केस को क्रिटिकली देखें तो हम शायद समझ सकते हैं कि उस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ द जजेस ने ऐसा रूल क्यों दिया। वो चाह रहे थे कि हमारी जो इंडिया तब नई नई जो इंडिपेंडेंट हुई थी उसको हम कम्युनिज्म पावर से बचा सकें और इस वजह से ही शायद उन्होंने इतना नैरो इंटरप्रिटेशन किया आर्टिकल 21 का। खैर, अच्छी बात यह है कि इंटरप्रिटेशन ये बाद में ओवर रूल हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।